हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 30 जुलाई 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन से भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम गुरुजी सर्च कीजिएगा, यहाँ आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, फ्री एनसीईआरटी बुक्स, फ्री वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम हमारी एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स और कोर्स के बारे में। ये सब अवेलेबल हैं आप लोगों के पास। आप एप्लीकेशन पर जाइए, बुक कर सकते हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, 349 रुपये में ये भी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जो संघर्ष होता है वो इंसान को मजबूत बनाता है। ज़िंदगी में बिना संघर्ष के आपकी ज़िंदगी बहुत ही बोरिंग होगी, बेरंग होगी और एकदम घटिया होगी। हो सकता है आप में से कई लोग डिप्रेशन में चले जाएं। तो यकीन मानिएगा, अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बिना संघर्ष के इंसान एक कचरा बन जाता है। एक्चुअल में जो भी चीज़ जिसने संघर्ष नहीं किया ज़िंदगी में वो कचरा होती है, और जिसने संघर्ष कर लिया अपनी ज़िंदगी में वो कुंदन होती है। तो फिर चाहे आप कितने भी कमज़ोर ना हो, आपको लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करते रहनी चाहिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि किसने नई दिल्ली में बाघों की गणना पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है? तो ये प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा की गई है। दूसरा प्रश्न, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। तीसरा प्रश्न, भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो BIS केयर। पांचवा प्रश्न है कि हिचेम मिचिची को किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इनको ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। पांचवा प्रश्न है कि किस संस्थान ने डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये DRDO ने लॉन्च किया है। वहीं छठवां प्रश्न है कि किन्हें मध्य प्रदेश की राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आनंदीबेन पटेल हैं। सातवां प्रश्न है कि किसने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नाम की पुस्तक का लेखन किया है? तो ये डॉक्टर S जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा की गई है। आठवां प्रश्न है कि IRCTC ने किसके साथ रुपे प्लेटफॉर्म पर एक सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये SBI के द्वारा किया गया है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस 2 बार ऑस्कर पुरस्कार विजेता अभिनेत्री का निधन हो गया है? तो इनका नाम था ओलिविया डी हेविलैंड। और 10वां प्रश्न है कि किस पुराने ज़माने की प्रसिद्ध अभिनेत्री का मुंबई में निधन हो गया? तो ये थी कुमकुम नाम था इनका। तो ये थी हमारी कल की पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नई शिक्षा नीति को जो है हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मान्यता दे दी गई है, उसको अप्रूव कर दिया गया है और इसका नाम बदल कर दिया गया है फिर से शिक्षा मंत्रालय। फिर से शिक्षा मंत्रालय मतलब पहले भी स्टार्टिंग में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, बाद में इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया, अब फिर से इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने नई शिक्षा नीति यानी कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 इसको मंजूरी दे दी है, और अब जो है मानव संसाधन मंत्रालय HRD मिनिस्टर जो है अब वो शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से इसको जाना जाएगा। और नया जो प्रस्ताव आया है उसमें डिज़ाइन किया गया है 5+3+3+4 का सिस्टम। अभी तक क्या होता था, 10th+2 का सिस्टम था, यानी 10वीं तक पढ़ाई एक जैसी होती थी, 12वीं में जाने के बाद में पढ़ाई में चेंज आता था, वहाँ आपको एक विषय चूज करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब 5 का मतलब होगा नर्सरी से लेकर दूसरी तक की क्लास, जबकि 3 का मतलब होगा चौथी, तीसरी, चौथी और 5वीं। फिर 3 का मतलब होगा 6वीं, 7वीं और 8वीं, और फिर 4 का मतलब होगा 9, 10, 11 और 12। तो ये आपको याद रखना है, इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। सब एक स्टेज में बहुत अलग अलग चीज़ें करवाई जाएंगी। 5वीं तक कोशिश की जाएगी कि पढ़ाई आपकी जो मातृभाषा है उसमें करवाई जाए, स्थानीय भाषा माध्यम हो, ताकि आप 5वीं तक, और साथ में 3 लैंग्वेजेस का इसमें रहेगा कि एक हिंदी आप सीखें, इंग्लिश सीखें, हिंदी सीखें प्लस इंग्लिश सीखें प्लस आपकी एक मातृभाषा सीखें। तो 3 लैंग्वेजेस पे इसमें फोकस रहेगा। और 6ठी के बाद से ही अब वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत हो जाएगी, जिसे कोडिंग वगैरह भी वो जो है इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि 6वीं में आप आएँ और कोडिंग सीखें या कोई भी एक स्किल डेवलप करें, ताकि आप जब पढ़ाई पूरी करें आपकी स्कूल एजुकेशन के साथ ही आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग भी हो जाए। इसके अलावा लीगल और मेडिकल कॉलेज को छोड़कर जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके लिए एक सिंगल रेगुलेटरी होगी, और सभी सरकारी और निजी जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें एक तरह के मापदंड
किए जाएंगे पूरे देश के अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, और खासकर इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छे से हो जाता है, यकीन मानिएगा दोस्तों, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा। जिस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम हम चाहते हैं एक्चुअल में, उसी प्रकार का सिस्टम होगा, बस इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो जाए तो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि किस एयरवेज पर राफेल लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई गई है। तो इनकी लैंडिंग कराई गई है अंबाला एयरवेज पर, जो कि हरियाणा में है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो फ्रांस ने 5 रफाल लड़ाकू विमानों के पहले खेप की आपूर्ति कर दी है, और इस विमान की पहली खेप 29 जुलाई को अंबाला पहुंची है। हालांकि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में इतना कुछ पढ़ लिया होगा कि आपको तो इनको ये भी पता है कि इसमें कितने नट बोल्ट लगे हैं, मीडिया वालों ने इतना तक बता दिया है। तो इस विमानों को हरियाणा के अंबाला में वायुसेना की 17वीं बटालियन में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस बटालियन में शामिल किया गया है। तो 17वीं बटालियन है जिसमें शामिल किया गया है। अब भारत को फ्रांस से कितने राफेल विमान लेने थे। तो 36 राफेल विमान लेने थे, उनमें से केवल अभी 5 पहुँचे हैं, और बाकी की डिलीवरी 2021 तक की जानी है। तो ये भी आपको याद रखना है, और ये आपको याद रखना है कि फ्रांस की जो कंपनी है दासो कंपनी, उसके द्वारा ये हमने डील की है। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष बाघ दिवस मनाने का फैसला किया गया था, और इस सम्मेलन में बाघों की जो लुप्त प्राय प्रजाति है उसको कहा गया था कि भाई बाघ जो है लुप्त प्रजाति है, और 2022 तक बाघों की जो संख्या उसको दुगना करने का भी लक्ष्य रखा गया था। हालांकि भारत ने इस लक्ष्य को 2018 में ही प्राप्त कर लिया है। भारत सरकार ने बाघों को लुप्त होने से बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया है, और अभी भारत में दुनिया के 70% टाइगर हैं, जिनकी संख्या 2900 से ज़्यादा है, 2969 अगर मैं सही से रिकॉल कर पा रहा हूँ तो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि अंजनी कुमार को किस देश के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं मार्टानिया के राजदूत, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अंजनी कुमार को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मार्टानिया में बमाको में जो निवास के साथ भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दे दी गई है। तो समवर्ती रूप से मान्यता का मतलब ये है कि वर्तमान में अफ्रीकन कंट्री है माली, वहाँ के भी भारत के राजदूत हैं, अब साथ साथ ये मार्टानिया के भी राजदूत होंगे। 2003 के ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, और नवंबर 2019 में माली के राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। बात मार्टानिया की करते हैं तो यहाँ की राजधानी नुआकशोत है, यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद ओलद गजाउनी है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो मार्टोनियन उआग्युआ है। चलिए मैप में मैं आपको अब मार्टानिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको मार्टानिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम में आप जाएंगे तो ये अफ्रीका है, और अफ्रीका में देखेंगे तो ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है माली के जस्ट बगल में, ये मार्टानिया है। यहाँ पर आप देखिए ये मार्टानिया है। आसपास कौन कौन से देश इसके स्थित हैं, तो इस तरह देखेंगे तो माली है, नीचे देखेंगे तो आप सेनेगल है, और ऊपर आप देखेंगे तो मोरक्को लगा हुआ है। अब इसके अलावा इस तरफ आप देख पाएंगे तो ये अल्जीरिया की भी सीमा इसके साथ में लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि किस बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए 30 लाख डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी है, और ये दी गई है एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भारत को कोविड-19 की महामारी से मुकाबला करने के लिए 30 लाख डॉलर यानी कि 22 करोड़ रुपए के अनुदान देने की मंजूरी दी है, और ये अनुदान एडीबी के द्वारा अपना जो एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष है उसके तहत उपलब्ध कराएगा, और इस अनुदान के लिए पैसा देगी जापान की सरकार। तो ये आपको याद रखना है, और ये अनुदान राशि का इस्तेमाल भारत थर्मल स्कैनर और इसी प्रकार की जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी खरीद में कर सकेगा। बात एशियाई विकास बैंक की करेंगे तो यानी कि एडीबी की करेंगे तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1966 को, और 68 देश इसके सदस्य हैं। आगे बढ़ेंगे, बात छठवें प्रश्न की होगी कि आईएमएफ ने किस देश को अब तक का सर्वाधिक 4.2 बिलियन डॉलर का अनुदान दिया है, और ये अनुदान दिया गया है दक्षिण अफ्रीका को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है।
डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने दक्षिण अफ्रीका के लिए $4.3 बिलियन की आपातकालीन निधि की मंजूरी दी है और ये किसी भी देश के लिए कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए सहायता करने के लिए अभी तक का सबसे बड़ा आपातकालीन के लिए फंड दिया गया है। कोविड-19 की बात करें, ये कोष जो है कोविड-19 की चुनौतियों जो स्वास्थ्य स्थिति है और उसके जो गंभीर आर्थिक प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए दिया गया है। बात करते हैं IMF की भी और दक्षिण अफ्रीका की भी। पहले IMF की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1945 को, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 189 देश इसके सदस्य हैं। MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं और मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ की राजधानी प्रिटोरिया है, जो कि कार्यपालिक राजधानी यानी कि सरकार है यहाँ पर। कैपटाउन यानी कि विधायी राजधानी यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर संसद है। और फ्लोमफोंटेन यहाँ की न्यायिक राजधानी है, यानी कि यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है। बात राष्ट्रपति की करते हैं तो साइरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति है और मुद्रा यहाँ की रैंड है। चलिए मैप में मैं आपको अब दक्षिण अफ्रीका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको दक्षिण अफ्रीका जाना है तो मूव करना पड़ेगा नीचे की तरफ। नीचे आप जाएंगे अफ्रीका दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ग्रीन कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है यही दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। और इसकी राजधानी आप देखेंगे तो प्रिटोरिया यहाँ पर दिखाई गई। प्रिटोरिया इसलिए क्योंकि यहाँ की ये सरकार की राजधानी यहीं पर है। अब देखेंगे इसके एक नीचे की तरफ एक कैपटाउन करके जगह है, इसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप, ये भी आपको याद रखना है। या उत्तर माशा अंतरीप, यहीं से होते हुए भारत पहुंचा था वास्को डी गामा। और इसके अंदर एक और देश है, यानी कि साउथ अफ्रीका के अंदर चारों तरफ से घिरा हुआ एक और देश है जिसका नाम है लेसोथो। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने सातवां है कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व में वन क्षेत्र प्राप्त करने में भारत का कौन सा स्थान, यानी कि जिसने सबसे ज़्यादा वन बढ़ाए हैं उन देशों में भारत का स्थान तीसरा है, यानी कि A ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। C ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, उसने अपनी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 के नाम से रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 10 टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है जिसने अपने वन क्षेत्रों को बढ़ाया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार पर पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और भारत जो है इसमें तीसरे स्थान पर है। वैश्विक वन क्षेत्र की बात करें तो करीब 18,15,713 हेक्टेयर का है, जिसका अधिकतम 20% हिस्सा रूस के पास में है, जबकि दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है और तीसरे नंबर पर कनाडा है। यानी कि जिन देशों में सबसे ज़्यादा जंगल है उनकी बात कर रहा हूँ, जबकि जिनने नए जंगल बढ़ाए हैं उसमें भारत तीसरे स्थान पर है और जिनने नए जंगल बढ़ाए हैं उसमें चाइना पहले स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है। बात खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO की करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय रोम में है जो कि इटली की राजधानी है। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि भारत की किस पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है, और यह अवार्ड जीता है आदित्य नाम की भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने, यानी कि A ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य, इसने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए ग्वेत्सबे टोरवे पुरस्कार जीता है और इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। और ये नौका जो है केरल राज्य जल परिवहन विभाग की है और जो जनवरी 2017 से अलपुझा करके जिला है वहाँ पर वेकोम थ्वान कुआक्वाडू मार्ग है उस पर ये चल रही है। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये जो हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इनको आप याद करते हैं जिनके खिलाफ युवराज सिंह ने 6 छक्के लगातार मारे थे, यानी कि C ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ये टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए हैं और इन्होंने ये कारनामा किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्रेग ब्रैथवेट को इनका जो है 500वें शिकार बने। इसमें 800 विकेट के साथ नंबर 1 पर श्रीलंका के गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन है, नंबर 2 पर हैं शेन वॉर्न 708 विकेट इन्होंने लिए। उसके बाद अनिल कुंबले 619, एंडरसन 689, ग्लेन मैग्रा 563 और कुर्सिनी वॉल्स 519। 500 विकेट लेने वाले ये अगले गेंदबाज हैं।
आगे बढ़ेंगे, बात 10वें प्रश्न की करेंगे कि किसने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है, और ये अवार्ड दिया गया है जेमी वर्डी को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो लीसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी, और इनको 2019-20 का जो सीजन चला इसमें 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उन्होंने पीछे छोड़ा किसको, आर्सेनल, ये एक प्रकार की टीम है जैसे हमारे आईपीएल होता है उसी प्रकार की टीम है, के स्ट्राइकर पियरे एमरिक अम्बामेयांग को जिन्होंने 22 गोल किए, साउथहैम्पटन के डैनी इंग्स को जिन्होंने 22 गोल किए, मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड रहीम स्टर्लिंग को जिन्होंने 20 गोल किए। तो इनको हराने के बाद इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, गोल्डन बूट पुरस्कार। जेमी इस पुरस्कार को जीतने वाले लीचेस्टर सिटी के खिलाड़ी बन गए हैं, पहले खिलाड़ी जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है, और पिछले 20 वर्षों में हैरी केन के बाद दूसरे इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। बात करेंगे अब हम कल के सवाल की, क्योंकि आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक का था। कल का मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि डीआरडीओ ने भारतीय सेना को स्वदेश में विकसित कौन सा ड्रोन उपलब्ध कराया है, और इस ड्रोन का नाम है भारत ड्रोन, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से कई सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। जिन लोगों ने उत्तर सही दिया उन लोगों को बहुत बधाई, और आज के प्रश्न का उत्तर भी देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि सेना में जो महिला अधिकारी हैं उनको कितनी शाखाओं में स्थायी कमीशन दिया गया है, तो कमेंट करके बताइएगा, और ये भी कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।